नमस्कार दोस्तों, कक्षा 11 के अध्याय 11 द्रव्य के ताप के गुणों में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 11 के ऊष्मा व ताप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक ऊष्मा। ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। ये ऊष्मा दो वस्तुओं के तापांतरण के कारण उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। तो जो ऊष्मा होती है वो ऊर्जा का ही एक रूप है जो दो वस्तुओं के तापांतर के कारण उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। तो ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। जैसे कोई वस्तु है और वो वस्तु गर्म या ठंडी है तो हम उसको छूकर पता लगा सकते हैं कि ये वस्तु गर्म है या ठंडी है। तो ये गर्मपन या ठंडेपन का अनुभव ही ऊष्मा के आधार पर बता सकते हैं कि गर्मपन है तो इसका मतलब इसमें ऊष्मा ऊर्जा ज़्यादा है, और यदि ठंडी है तो इसमें ऊष्मा ऊर्जा कम है। तो ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है, और ये ऊष्मा जो है वो दो तापांतरों वाली वस्तुओं के मध्य उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। जो ऊष्मा है, इस ऊष्मा का एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है वो जूल होता है, और व्यवहारिक रूप में ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो कैलोरी होता है। और जो प्रचलित रूप है एमकेएस व सीजीएस पद्धतियां हैं। तो एमकेएस पद्धति में ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो किलो कैलोरी होता है, और सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो कैलोरी होता है। और एक कैलोरी का मान जूल में 4.186 जूल, तो लगभग हम कह सकते हैं 4.2 जूल होता है। एक कैलोरी ऊष्मा का जो मान होता है वो 1 ग्राम पानी का ताप 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा जो होती है उसी मात्रा को 1 कैलोरी ऊष्मा कहते हैं। तो ऊष्मा क्या है? ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है जो दो वस्तुओं के तापांतरण के कारण उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित
होती है। ऊष्मा का एसआई पद्धति में मात्रक जूल होता है और व्यवहारिक रूप में मात्रक कैलोरी होता है। एमकेएस पद्धति में ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो कैलोरी होता है और सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो कैलोरी होता है। और 1 कैलोरी का मान जूल में जो मान होता है वो 4.186 जूल अर्थात 4.2 जूल होता है। 1 कैलोरी ऊष्मा जो होती है वो 1 ग्राम पानी का ताप 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा की जो मात्रा होती है उसी को हम 1 कैलोरी ऊष्मा कहते हैं। अब हम आते हैं ताप। ताप किसे कहते हैं? टेम्परेचर। ताप जो है वो ताप किसी वस्तु के गर्मपन या ठंडेपन का मापक होता है। मतलब अभी हम बात कर रहे थे कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है, ये केवल हम ऊष्मा के बारे में बात करते हैं, लेकिन वस्तु कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है तो ये ताप बन जाती है। कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है ये कहना केवल ऊष्मा है, और कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है तो जो मापक है ताप किसी वस्तु के गर्मपन या ठंडेपन का मापक जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? ताप कहते हैं। ताप को दूसरे रूप में भी परिभाषित करते हैं कि ताप किसी निकाय या वस्तु का वह गुण होता है जो ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। क्योंकि जो ऊष्मा होती है वो ऊष्मा सदैव उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। तो जो ताप है, ताप किसी निकाय का वह गुण होता है जो ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। तो ऊष्मा सदैव उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। इस आधार पर हम ताप को दूसरे रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं कि जो ताप है वह निकाय का वह गुण होता है जो ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। और यदि दो अलग अलग ताप वाली वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रख दिया जाए तो ऊष्मा उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती रहती है। और ऐसा तब तक होता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप समान नहीं हो जाता। जब दोनों वस्तुओं का ताप समान हो जाता है तो उन्हें हम तापीय साम्य या ऊष्मीय साम्य में वस्तुएं हम कह सकते हैं। ऊष्मीय। तो इस आधार पर तापीय साम्य, ऊष्मीय साम्य, इस आधार पर भी हम ताप को परिभाषित कर सकते हैं कि जो ताप है वो किसी निकाय का वह गुण होता है जो यह बताता है कि कोई वस्तु
तापीय साम्य में है या नहीं। तो वस्तु, जो कोई भी वस्तु है उसका ताप को हम इस प्रकार कर सकते हैं कि ताप किसी वस्तु के गर्मपन या ठंडेपन का मापक होता है। जो ऊष्मा होती है वो सदैव उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। इस आधार पर भी हम ताप को परिभाषित कर सकते हैं। तो ताप निकाय का वह गुण होता है जो ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। और यदि हम दो अलग अलग ताप वाली वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रख दें तो ऊष्मा उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप समान नहीं हो जाता। और जब दोनों वस्तुओं का ताप समान हो जाता है तो उन वस्तुओं को तापीय साम्य या ऊष्मीय साम्य में कहते हैं। इस आधार पर भी हम ताप को परिभाषित कर सकते हैं कि ताप किसी भी निकाय का वह गुण होता है जो यह बताता है कि वह निकाय तापीय साम्य में है या नहीं। तो उसमें साम्य या तापीय साम्य को इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं। तो उसमें साम्य या तापीय साम्य। जब दो अलग अलग ताप की वस्तुओं को संपर्क में लाया जाता है तो ऊष्मा सदैव उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ऐसा तब तक होता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप समान नहीं हो जाता। जब दोनों वस्तुओं का ताप समान हो जाता है तो उनके मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान बंद हो जाता है। यह अवस्था ऊष्मीय साम्य या तापीय साम्य कहलाती है। तो ये ऊष्मीय साम्य या तापीय साम्य की परिभाषा हो गई कि जब दो अलग अलग ताप की वस्तुओं को संपर्क में लाया जाता है तो ऊष्मा सदैव उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। और ऐसा तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप समान नहीं हो जाता। जब दोनों वस्तुओं का ताप समान हो जाता है तो उनके मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान
बंद हो जाता है और यह अवस्था ऊष्मीय साम्य या तापीय साम्य कहलाती है। अब हम बात करेंगे ताप का मापन, कि ताप का मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो ताप मापन हेतु हम तापमापी का उपयोग करते हैं। तो तापमापी क्या होता है। तो ताप मापन हेतु तापमापी का उपयोग किया जाता है। तापमापी क्या होता है, ये ऐसे यंत्र होते हैं, ऐसे यंत्र जिनमें ताप का मापक्रम निर्धारित होता है। तापमापी कहलाते हैं। ताप का मापक्रम बनाने के लिए, जो ये ताप का मापक्रम है, ये ताप का मापक्रम बनाने के लिए दो नियत संदर्भ बिंदुओं की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है। ताप का मापक्रम बनाने के लिए दो नियत एवं निश्चित संदर्भ बिंदुओं की आवश्यकता होती है। अब ये दो नियत संदर्भ बिंदु जो हैं वो लिए जाते हैं, वो शुद्ध जल का हिमांक यानी कि हिम बिंदु तथा एक भाप बिंदु, दो सुविधाजनक नियत बिंदु माने जाते हैं, जिन्हें जल का हिमांक यानी कि जो बर्फ है उस बर्फ का जमना जिस बिंदु पर, तो उसको हिमांक, तथा जो शुद्ध जो जल है वो उबलता है जिस ताप पर, तो उस ताप को बोलते हैं क्वथनांक। तो ये दो बिंदु नियत संदर्भ बिंदु माने जाते हैं और इनके आधार पर ताप का मापक्रम बनाया जाता है। और ये जो ताप होते हैं ये मानक दाब यानी कि ये बिंदु जो हैं ये मानक दाब यानी कि वायुमंडलीय दाब पर भी स्थिर रहते हैं, यानी कि अपरिवर्तनशील रहते हैं। तो ताप का मापक्रम बनाने के लिए दो नियत संदर्भ बिंदुओं की आवश्यकता होती है, जिनमें शुद्ध जल का हिमांक मतलब हिम बिंदु तथा भाप बिंदु, शुद्ध जल का कौन सा बिंदु, शुद्ध जल का हिमांक यानी कि हिम बिंदु तथा भाप बिंदु दो सुविधाजनक आसान नियत बिंदु हैं, जिन्हें जल का हिमांक तथा क्वथनांक कहते हैं। यानी कि वह ताप जिस पर जल जमता है यानी कि बर्फ बनती है उसको हिमांक या हिम बिंदु, तथा जिस पर जल उबलता है उसको भाप बिंदु या क्वथनांक कहते हैं। और ये जो ताप हैं ये ताप मानक दाब यानी कि वायुमंडलीय दाब पर भी स्थिर यानी कि नियत रहते हैं, यानी कि स्थिर रहते हैं। इनके आधार पर ताप का मापक्रम बनाया जाता है।
इस तापक्रम के आधार पर विभिन्न तापमापी बनाए जाते हैं और जिनके द्वारा ताप का मापन किया जाता है। तो ताप के विभिन्न पैमाने व उनके मध्य संबंध अब हम पढ़ेंगे। ताप के विभिन्न पैमाने, ताप के विभिन्न पैमाने एवं उनके मध्य संबंध, यानी कि ताप का जो मापन है हम किन किन पैमानों के द्वारा उनका मापन कर सकते हैं और उनके मध्य आपस में क्या क्या संबंध होता है। तो ताप के जो प्रचलित पैमाने हैं वो निम्न हैं। एक है सेंटीग्रेड ताप पैमाना, सेंटीग्रेड ताप पैमाना, जिसे सेल्सियस ताप पैमाना भी कहा जाता है। नंबर 2 आता है फ़ारेनहाइट ताप पैमाना। तीसरा आता है केल्विन ताप पैमाना, केल्विन ताप पैमाना। चौथा आता है र्यूमर ताप पैमाना, र्यूमर ताप पैमाना। इसे रेयान ताप पैमाना भी कहा जाता है। तो इनके बारे में हम एक एक को पढ़ेंगे। तो नंबर 1 पहले लेते हैं सेंटीग्रेड ताप पैमाना या सेल्सियस ताप पैमाना, सेंटीग्रेड ताप पैमाना या सेल्सियस ताप पैमाना। इस ताप पैमाने में हम ताप को किस प्रकार मापते हैं? तो इस ताप पैमाने में जो हिम बिंदु लिया जाता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर लिया जाता है और भाप बिंदु 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर लिया जाता है। तो इस ताप पैमाने में हिम बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तथा भाप बिंदु 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर माना जाता है तथा इनके मध्य 0 डिग्री और 100 डिग्री इनके मध्य जो तापांतराल है तापांतराल को 100 बराबर यानी 100 समान भागों में विभाजित कर देते हैं और प्रत्येक भाग 1 डिग्री, प्रत्येक भाग का मान जो होता है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापांतर के संगत होता है, यानी कि प्रत्येक भाग का मान 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी कि सेंटीग्रेड ताप पैमाने में हिम बिंदु सबसे निम्न ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप माना जाता है और भाप बिंदु ऊपरी बिंदु यानी कि भाप बिंदु 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप माना जाता है। और इस तापांतराल जो है इसको 100 समान बराबर भागों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक भाग का मान जो होता है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के बराबर होता है। दूसरा ताप पैमाना आता है
फ़ारेनहाइट ताप पैमाना या डिग्री फ़ारेनहाइट। इस ताप पैमाने में जो हिम बिंदु लिया जाता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर लिया जाता है और भाप बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर लिया जाता है। तो इस ताप पैमाने में हिम बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर तथा भाप बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर माना जाता है तथा इनके मध्य तापांतराल को 180 बराबर भाग यानी कि 180 समान भागों में विभाजित कर देते हैं और प्रत्येक भाग का जो मान होता है वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापांतर के संगत होता है। प्रत्येक भाग का मान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापांतर के संगत होता है। तीसरा ताप पैमाना होता है केल्विन ताप पैमाना। केल्विन ताप पैमाने में जो हिम बिंदु लिया जाता है वो 273.15 केल्विन ताप पर लिया जाता है और भाप बिंदु 373.15 केल्विन ताप पर माना जाता है। तो इस ताप पैमाने में यानी कि केल्विन ताप पैमाने में इस ताप पैमाने में हिम बिंदु 273.15 केल्विन और गणनाओं के लिए इसको लगभग अपन 273 केल्विन ले सकते हैं गणनाओं के लिए पर तथा भाप बिंदु 373.15 केल्विन और इसको भी गणनाओं के लिए 373 केल्विन ताप पर माना जाता है। यानी कि इस ताप पैमाने में हिम बिंदु 273 केल्विन और भाप बिंदु 373 केल्विन ताप पर माना जाता है तथा इनके मध्य तापांतराल को 100 समान या बराबर भागों में विभाजित कर देते हैं और प्रत्येक भाग का जो मान होता है का मान 1 केल्विन तापांतर के संगत होता है। तो ये हमारा केल्विन ताप पैमाना होता है। नेक्स्ट चौथा आता है र्यूमर ताप पैमाना। र्यूमर ताप पैमाना
र्यूमर ताप पैमाने में जो हिमबिंदु लिया जाता है वो 0 डिग्री रियान और भाप बिंदु 80 डिग्री रियान पर माना जाता है। तो इस ताप पैमाने में हिम बिंदु 0 डिग्री रियान ताप पर तथा भाप बिंदु 80 डिग्री रियान ताप पर माना जाता है तथा इनके मध्य जो तापांतराल होता है को 80 समान भागों में विभाजित कर देते हैं। प्रत्येक भाग का मान 1 डिग्री रियान तापांतर के संगत होता है, यानी कि प्रत्येक भाग का मान 1 डिग्री रियान होता है। तो ये ताप मापन के विभिन्न पैमाने थे, जो सेंटीग्रेड ताप पैमाना, फ़ारेनहाइट ताप पैमाना, केल्विन ताप पैमाना और र्यूमर ताप पैमाना। इनके मध्य जो संबंध होता है, उपरोक्त ताप पैमानों के मध्य जो संबंध होता है वो निम्न होता है। सबसे पहले हम सेंटीग्रेड ताप पैमाना लेते हैं, तो C बटे बराबर फ़ारेनहाइट ताप पैमाने का F बराबर केल्विन ताप पैमाने का K बराबर और र्यूमर ताप पैमाने का R बराबर। अब सेंटीग्रेड ताप पैमाना का भाप बिंदु जो होता है उसको C-0, फ़ारेनहाइट ताप पैमाने का F-32, केल्विन ताप पैमाने का 273, K-273 और र्यूमर ताप पैमाने का R-0, यानी कि इन ताप पैमानों में से उनके हिम बिंदु के जो ताप होते हैं उनको हम माइनस कर देते हैं और उसके पश्चात जो नीचे बटे में है ये सेंटीग्रेड ताप पैमाने को जितने भागों में बांटते हैं उनका भाग लगा देते हैं। तो सेंटीग्रेड ताप पैमाने को 100 बराबर भागों में बांटते हैं, फ़ारेनहाइट ताप पैमाने को 180 बराबर भागों में बांटते हैं, केल्विन ताप पैमाने को फिर 100 बराबर भागों में बांटते हैं और रियान ताप पैमाने को 80 समान भागों में बांटते हैं। तो ये इनके मध्य संबंध होता है। इसको और सॉल्व करते हैं तो C-0 C बटे बराबर F-32 बटे K-273 बटे R-0 में से R बटे। अब 100, 180, 100, 80, तो ये भी एक 20 का इसमें समानुपात हो जाएगा, तो 20 का भाग चल जाएगा सब में, तो 20 पंजे 100, 20 से ये 9 बार, 20 में 180, 20 पंजे 100 और 20 चौके 80। तो ये ताप पैमानों के मध्य संबंध होता है। और सॉल्व में C/5, F-32 बटे 9, K-273 बटे 5, R बटे 4। तो इनकी सहायता से हम इन ताप पैमाने को एक दूसरे में हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसके आधार पर हम एक क्वेश्चन करेंगे अभी। वो क्वेश्चन है, किस ताप पर फ़ारेनहाइट
तथा सेल्सियस ताप पैमाने का पाठ्यांक समान होता है। तो हमें उस ताप का मान बताना है जब फ़ारेनहाइट ताप पैमाना और सेल्सियस ताप पैमाने का पाठ्यांक समान होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे। फ़ारेनहाइट ताप पैमाना तथा सेल्सियस ताप पैमाना के मध्य जो संबंध होता है ये निम्न होता है। अभी हम पढ़ के आए ताप पैमानों के मध्य संबंध F-32/9 बराबर C/5। अब हमें चूंकि दिया है कि भाई फ़ारेनहाइट ताप पैमाना और सेल्सियस ताप पैमाना दोनों के मान समान है, यानी कि पाठ्यांक समान है। तो F/32 बराबर C, तो इसलिए F की जगह C रखेंगे तो C-32/9 बराबर C/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5C माइनस 32 का 5 से गुणा करेंगे तो 160 बराबर 9 इंटू C 9C। 5C को इस साइड लेके जाएंगे तो 9C माइनस 5C बराबर माइनस का 160। 9C में से 5C घटाएंगे तो 4C बराबर माइनस 160। तो C बराबर आ गया माइनस 160/4 बराबर माइनस का 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अतः ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होता है जो माइनस में। इस ऋणात्मक ताप पर फ़ारेनहाइट ताप पैमाना और सेल्सियस ताप पैमाने के पाठ्यांक क्या होंगे? समान होंगे। तो माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस ताप पैमानों के पाठ्यांक समान होंगे। तो आज यहीं तक, धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट में आगे हम पढ़ेंगे। अभी तक जिन भी साथी मित्रों विद्यार्थियों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नवीनतम वीडियोज मिलते रहें। और हमारे ये वीडियोज कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।